हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम एक नया सेक्शन पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4 का एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का मतलब ये है कि इसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, क्या है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई कंसिस्टेंट कंडीशन क्या रहेगी, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब रहेगा और इनकंसिस्टेंट कब रहेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह तो आपको सब बुक में मिल जाएगी, हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन रहेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या फिर मैनी सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो या तो वो सॉल्यूशन आपका यूनिक हो सकता है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब ये है कि या तो वो जो सिस्टम है उसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो यूनिक आएगा, या फिर उसका मैनी सॉल्यूशन रहेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि यहां पर नो सॉल्यूशन रहेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारी बुक में क्या है दिया हुआ है हमको, हम देख लेते हैं एक बार। तो कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए बोला जा रहा है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, या मोर यानी कि मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसका सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। बात आ गई समझ में? तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हमको ये बोला जा रहा है कि इन दिस चैप्टर, आपके इस चैप्टर में, we restrict ourselves to the system of linear equations having unique solution only। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आने वाला है इस टॉपिक से, यानी कि ये जो सेक्शन है हमारा, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर पहचानना जरूरी है कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी हमको यहाँ पर समझना होगा कि किस कंडीशन में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, किस कंडीशन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसके अंदर दो केस हम पढ़ेंगे। तो वो केस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशंस किस तरह से दी जाएंगी और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर या तो आपका सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा, यूनिक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो अब यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, तो विद 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल की अगर इक्वेशन रहेंगी तो 3 इक्वेशन रहेंगी। सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, तो इस तरह से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल का लिखा है, आप चाहे तो 2 वेरिएबल का भी लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन आ सकता है आपको। यहाँ पर तीसरा वेरिएबल लिखना भूल गए, z इक्वल टू d1 d2 d3, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल हैं, x y z, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है x y और 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझें। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यहाँ पर x के जो भी कॉफिशिएंट है देख लीजिए आप, x का यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है a1, यहाँ पर क्या है a2, यहाँ पर क्या है a3, इसको पहले कॉलम में लिख दीजिए, सारे के सारे x के कॉफिशिएंट। तो इस तरह से कॉलम ही तो बनता है आपका। ठीक है, तो ऐसे कैसे उठा के हमने पहले कॉलम में लिख दिया। फिर y के जो कॉफिशिएंट है वो दूसरे कॉलम में लिख दो, तो b1 b2 b3 कॉफिशिएंट, यानी उनके मल्टीप्लिकेशन में जो भी है। अब z की बात करते हैं तो z के कॉफिशिएंट क्या है, c1
C2 C3, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई हमारी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी के मल्टीप्लाई में हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिनके कोफिशिएंट हमने यहाँ लिखे हैं। तो A1 A2 A3 का वेरिएबल क्या था, x, B1 B2 B3 इनका जो वेरिएबल था वो y था, और C1 C2 C3 का वेरिएबल था z। इनको एक हमने मैट्रिक्स में लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब अगर आप वापस से इनको मल्टीप्लाई करते तो आपको यही मिलेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z। ठीक है, फिर सेकंड का करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2z, सेकंड मिल जाएगी। A3x प्लस B3y प्लस C3z, ये तीसरा मिल जाएगा। और इक्वल्स टू, तो क्योंकि बीच में इक्वल लगा इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इक्वल। इसके बाद D1 D2 D3। इतनी बात क्लियर हुई आपको कि सबसे पहले तो अगर इक्वेशन आपको दी जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। सारे के सारे जो कोफिशिएंट थे x, y और z के, उनको यहाँ पर लिख दिया। x के कोफिशिएंट पहले कॉलम में, y के कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में, z के कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में। ठीक है, फिर जो सारे के सारे कोफिशिएंट थे उनको हमने एक कॉलम में लिख लिया, और सारे के सारे बीच में यहाँ इक्वल था इसलिए इक्वल लगाया, और ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी वो हमने एक मैट्रिक्स में लिख ली। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसमें सारे के सारे कोफिशिएंट है, ध्यान दें आप, सारे के सारे नंबर्स रहेंगे आपके। तो नंबर्स रहेंगे तो हम इसको दे देते हैं ए नाम। ठीक है, अब यहाँ पर सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम इसको दे देते हैं नाम कैपिटल एक्स। बीच में इक्वल लगाए तो इक्वल लगा दीजिए, और यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर भी कोई ना कोई नंबर रहेंगे, तो ऑलरेडी ए हम ले चुके हैं तो इसको हम ले लेते हैं बी। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी। तो सबसे पहले इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हम लाएंगे, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अब आपके दो केस बनेंगे कि आप किस तरह से चेक करेंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है आपका, मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है, वो चेक आपको करना है। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया तो किस तरह से करना। अब इसमें भी क्या करेंगे आप, टू वेरिएबल की है, तो भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है, तो इसको एक मैट्रिक्स में लिख दो a1 a2। y का कोफिशिएंट है b1 और यहाँ b2। ठीक है, अब इसी के मल्टीप्लाई में कौन कौन से कोफिशिएंट है, कौन कौन से वेरिएबल हैं आपके, x है और y है, इसको लिख दिया, बीच में इक्वल है लगा दीजिए। अब कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर c1, यहाँ पर c2, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका a, ये जो वेरिएबल वाली चीज़ है ये हो जाएगा x, बीच में इक्वल है, और ये जो चीज़ है ये हो जाएगी b। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको लाना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, कंसिस्टेंट है तो क्या करेंगे, और इनकंसिस्टेंट है तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है उसका सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा, या फिर यूनिक रहे या मैनी सॉल्यूशन रहे, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इक्वेशन दी जाती है तो सबसे पहले इसको हमको इस तरह से लाना है बना के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर इसके बाद अब हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो दो केस हम पढ़ेंगे, इसको अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो ये 3 वेरिएबल वाली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो अभी हमने क्या किया, हम इसको इस फॉर्म में ले आए, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में ले आए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, मैनी सॉल्यूशन रहेगा, या फिर नो सॉल्यूशन रहेगा। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। केस 1 में सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, जैसे एक्स इक्वल टू बी ले आए आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर रहेगी ना, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। अब हमको ये चीज पता है कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हेंस ए इज non-singular matrix and inverse of A exist। ठीक है, हमको ये चीज पता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं, ठीक है, और अगर वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, उस कंडीशन में हमारी मैट्रिक्स रहेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो भी सॉल्यूशन रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो जैसे आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते थे, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, बस यहाँ पर भी आपकी यही पहली स्टेप है। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस जो रहेंगी उनको आप ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में ले आइए,
फिर आप क्या करिए, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती है, 0 नहीं आता है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब आप, तो ये हमारे पास है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ए एक्स इक्वल टू क्या है, बी। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन दोनों साइड में, यानी बोथ साइड में हमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्री मल्टीप्लाई करना है हमको। प्री मतलब पहले, यहां पर भी पहले मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी पहले। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस कंडीशन में ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, यहां लिख दीजिए आप। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, हमने बोथ साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक, तो अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करना है, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मतलब x क्या है हमारा, x y z, यही था अभी हमने देखा था। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स रहेंगे जिनकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अगर जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू आ जाती है, मतलब सॉल्यूशन हमको मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गई होगी आपको बात। और इनवर्स फाइंड करना हम सीख ही चुके हैं ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज 4.5 में। तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे की जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सारी यहाँ पर काम में आ रही है। इसलिए कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं इस चैप्टर में आपको। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। फिर हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है उस कंडीशन में जो ए का इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया, जिससे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सीधी सी बात है, आपको तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी से आपको सॉल्यूशन फाइंड कर देना। तो इस कंडीशन में आपको जो सॉल्यूशन रहेगा वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और एक चीज और, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा बोल दिया जाए कि मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो केस 1 में हमने क्या समझा कि सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर भी केस 1 में ये है कि अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे वो 0 के इक्वल नहीं आता, तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट अब ये नहीं कह सकते कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। यहाँ पर अब आपको एक चीज करनी है, क्या कि अगर पहली कंडीशन समझ में आ गई, इज नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में इससे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 0 आ जाता है, उस कंडीशन में आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए और उसका मल्टीप्लाई आप बी में करिए। अगर इसको सॉल्व करने पे आपका जो सॉल्यूशन है, यानी जो भी आता है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा इनकंसिस्टेंट। जो सिस्टम रहेगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा और जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, वो नो सॉल्यूशन रहेगा, या फिर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आप फाइंड करते हैं इसी के अंदर, है ना, ये पहली चीज हो गई। अब इसी के अंदर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया और उसका मल्टीप्लाई हमने बी से कर दिया, और जब इसको करने पे हमको जो मिला वो इक्वल टू 0 मिल गया। तो इस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं इसके, नो सॉल्यूशन भी हो सकते। समझ में आ गई बात। तो अगर कभी ये कंडीशन आ जाती है कि भाई
हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हमको अब आंसर करना है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो डायरेक्ट आपको इस रिजल्ट पे नहीं जाना है कि अगर ये 0 आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन जो रहेगा वो नो सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर इसको फाइंड करने पे ये 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। और कंसिस्टेंट अगर होता है तो मेनी सॉल्यूशन रहेंगे, इनकंसिस्टेंट रहता है तो नो सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हालांकि एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो अभी हमने केस 1 और केस 2 इसमें पढ़ लिया है, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको किस तरीके से सॉल्व करना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सारी कंडीशन हमने समझ ली। अब हमने लिया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको ये सारी कंडीशंस और अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हम किससे सॉल्व करेंगे? आपको यहाँ पर जो आपने 10th क्लास में मेथड पढ़ी थी उनसे आपको नहीं करना है, आपको किससे करना है? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो सबसे पहले तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक्स, अब 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए के अंदर हम वो लिखेंगे सारे के सारे कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो एक्स का कोफिशिएंट लिख लिए। अब वाई के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। ठीक है, ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक्स में हम क्या लिखेंगे? जो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद बी के अंदर हम क्या लिखते हैं? जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो, तो 1 और 7। तो ध्यान दें, ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं और ये हमारे कोफिशिएंट हैं वेरिएबल के, एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे? ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसके आगे हम सॉल्व कब कर पाएंगे? जब हमको ये पता चलेगा कि भाई हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें सॉल्यूशन किस तरह का है, यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान दें ए का डिटर्मिनेंट, तो ये हमारी मैट्रिक्स रही ए। इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे हम? 2 3 5 2। तो हालांकि ये आपको नहीं करना है ना, आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, बीच में माइनस, 3 5 जार 15, तो ये आ जाएगा -11। तो क्या -11 0 के इक्वल है? नहीं है, 0 से छोटा है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, तो बस बात खत्म। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे? x इक्वल टू, ये a उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो हमको a का इनवर्स फाइंड करना होगा। अब भाई अगर a का इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ मैं आपको a का इनवर्स फाइंड करके बता देती हूँ। तो a का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। अब हमारे पास जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो भाई 2/2 की मैट्रिक्स है हमारी a, एडजॉइंट ऑफ a, ध्यान दें a का एडजॉइंट, तो ये रही मैट्रिक्स a। इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? 2/2 की मैट्रिक्स है तो इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज, इन दोनों के करेंगे साइन चेंज। तो भाई दोनों जगह 2 ही 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 और 2 अपनी जगह पे रहेंगे क्योंकि 2 उधर गया तो बात एक ही है। प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का 5, तो ये तो आ गया एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास है ही, तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 1 डिटर्मिनेंट कितना आया है हमारा? -11 और एडजॉइंट कितना आया है? 2 -3 -5 2। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/11, बाहर माइनस है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 + 3 + 5 -2। तो ये आ गया आपका a इनवर्स। ठीक, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे? x और y, x की जगह पे xy। ठीक, इक्वल टू a इनवर्स हमारा क्या आया है? लिख लेंगे यहाँ पे 1/11 -2 5 3 -2 और ये इसी के मल्टीप्लाई में b मैट्रिक्स हमारी रही है 1 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको xy की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखें 1/11 तो रहने दीजिए, पहली रो का
अब एक ही कॉलम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहली रो का पहले कॉलम में 2 का -1 में 2 का -2 का 1 में, तो -2 5 7 जार 35, ठीक है। 35 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 33, तो ये आ गया अपना 33। पहली रो का पहले कॉलम में, दूसरा कॉलम है ही नहीं। अब दूसरी रो का करेंगे इसमें, तो 3 1 जार 3 -27 2 7 जार 14, तो 14 में से 3 माइनस हुआ तो -11, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया -11, और यहाँ अपना एक्स वाई चल रहा है। इतनी बात आ गई समझ में। ये हमारा एक्स वाई इक्वल टू 1/11 मैट्रिक्स के अंदर है 33 और -11। अब अगर इस 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम 1/11 का, तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ कर रही हूँ, तो एक्स वाई अपना एज इट इज इक्वल टू 1/11 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 11 से 3 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम में, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1, ठीक है, क्लियर। अब इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 रो हैं 1 कॉलम है, तो 2/1, ये भी 2/1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, खत्म। इस तरीके से आपको करना है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो यूनिक सॉल्यूशन में तो ऐसे करना है आपको, और यूनिक कैसे पता चलेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे, ठीक। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 27, और केस 1 जो था उस पे हमने ये क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, तो हालांकि ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए के अंदर सारे के सारे कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर वाई का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 4 सॉरी, ठीक, 4x + 2y, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ 4। इसके बाद ये हो गया ए, लिख लेते हैं ए इक्वल टू, अब बी के अंदर सॉरी एक्स के अंदर क्या आएंगे हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई, ठीक है, और बी के अंदर क्या आएंगे हमारे कांस्टेंट वैल्यू 1 और 7। इतनी बात आ गई समझ में। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन करने से पहले हम चेक करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का है, यूनिक है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, 2 2 जार 4, बीच में -4 1 जार 4, अब 4 - 4 क्या आ गया 0, कहने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक। अब यूनिक नहीं है तो या तो मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, तो ये चेक करेंगे अब हम। तो इसको चेक करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट की, ठीक। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो 2/2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट आसानी से फाइंड कर लेंगे, इन दोनों के साइन चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो यहाँ 2 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 2, ये -4 और ये -1, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन आपका किस तरह का है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, क्योंकि यूनिक तो नहीं है। अगर ये आ गया 0 के इक्वल तो नो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अब यूनिक नहीं है तो क्या है वो चेक करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करिए बी का, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे बी का, अगर मल्टीप्लाई करने पे 0 के इक्वल नहीं आता है मतलब इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हमारा 2 -4 -1 2, और बी क्या है हमारा, बी हमने ये लिखा 1 7, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब पहली रो का पहले कॉलम में 2 1 जार 2 -1 × 7 -7, तो -7 में से 2 माइनस हुआ तो -5, दूसरी रो का पहले कॉलम में -4 × 1 -4 2 7 जार 14, 14 में से 4 माइनस गया 10। अब आप एक चीज देखें, जो आपने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड किया, क्या वो 0 आ रहा है, 0 के लिए यहाँ 0 और यहाँ 0 आता तो ये 0 हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा वो इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। हेंस समझ में आई बात, कि अगर
हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, नहीं आता तो यूनिक। अगर आ जाता है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि आपको एडजॉइंट ऑफ इनटू बी फाइंड करना है। अब ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, और अगर 0 के इक्वल नहीं आया है मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अब एक और कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि अगर मान लीजिए ये 0 आ जाता, अगर आ जाता है ना, आया नहीं है, अगर आ जाता कि मान लीजिए ये 0 के इक्वल आ जाता, तो उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन रहेगा वो मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये चीज आपको वहां पर लिखनी है जिस तरीके से हमने इसके लिए लिखी। ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, सो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में शॉर्टकट में लिख रही हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन रहेगा तो कंसिस्टेंट के लिए क्या सॉल्यूशन होता है, क्योंकि यूनिक तो नहीं है ना, मेनी सॉल्यूशन हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। तो दोनों कंडीशन बन सकती हैं इस कंडीशन में। ठीक, तो यूनिक के लिए तो हमारी एक ही कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने करी थी। ठीक, समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। तो हालांकि इस एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन यहाँ तक खत्म है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो सकता है, और जो सॉल्यूशन है वो मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन हो सकता है इस कंडीशन में। ठीक, समझ में आ गई बात। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। ठीक है, जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि ये जो है ये बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। बस बात इतनी सी है कि इसके लिए अब इनवर्स भी इसमें यूज आ रहा है। ठीक है, तो इनवर्स फाइंड करते आना चाहिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ रहा है, वो भी इसमें आ रहा है, तो वो भी आपको आना चाहिए, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो पिछले जो चैप्टर हैं उनकी कई सारी चीज़ें यहाँ पर काम में आ रही हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, टाइम लगता है, टाइम लीजिए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझ के और फिर करिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो प्रैक्टिस करते रहिए बस। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो सारी चीज़ें समझाई हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।